हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल। और आज हम कंटिन्यू कर रहे हैं अपना कैश बजट। अब आप कहोगे कैश बजट तो पहले भी पढ़ा था, कैश बजट तो आज भी पढ़ रहे हैं, लेकिन आज मैं आपको कैश बजट का दूसरा और तीसरा मेथड, सबसे पहले जो हमने पिछली वीडियोस में कैश बजट को पढ़ा था उसमें रिसीप्ट एंड पेमेंट मेथड पढ़ा था, और आज मैं आपको पढ़ा रहा हूं एडजस्टेड पीएल मेथड, एडजस्टेड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट मेथड, और एक प्रोजेक्टेड बैलेंस शीट मेथड। यानी एक ही न्यूमेरिकल से मैं आपको दो मेथड सॉल्व करूंगा। तो सबसे पहले स्टार्ट कर देते हैं हम एडजस्टेड पीएल मेथड का न्यूमेरिकल। करते हैं स्टार्ट। क्या कह रहा है इस क्वेश्चन के अंदर? क्वेश्चन के थ्रू ही मैं आपको टोटल समझा दूंगा कि इस टॉपिक में करना क्या होता है, कैसे करना है। ठीक है, वैसे तो मैं आपको बता दूं कि ये जो एडजस्टेड पीएल मेथड है, यदि आपने कैश फ्लो या फंड फ्लो पढ़ा हो तो बिल्कुल उस पर बेस्ड है। यानी कि पैसे का केवल आना और पैसे का केवल जाना। मैं पहले आपको ये फोकस कर देता हूं थोड़ा सा, ये पैसा आ रहा है और ये पैसा जा रहा है। अब ये तो आप कहोगे रिसीप्ट एंड पेमेंट मेथड में भी ऐसा ही था, लेकिन यहां ये पूरे साल का मैं बना रहा हूं और इसमें डायरेक्टली मनी का इनफ्लो आउटफ्लो नहीं हो रहा कि आप डायरेक्टली समझें कि पैसा आ गया है। यहां पर हम अपना प्रॉफिट निकालेंगे। एक प्रॉफिट है मेरे पास, उस प्रॉफिट को मैं वापस एडजस्ट कर रहा हूं जिससे कि मुझे कैश वाला प्रॉफिट मिल जाए, कैश वाला प्रॉफिट मिल जाए। तो जितने भी नॉन कैश ट्रांजैक्शन है सबको प्लस कर दूंगा। पैसा कहां कहां मेरा एडजस्ट हुआ, वर्किंग कैपिटल में एडजस्ट हुआ तो वो सब मैं लिख लूंगा। जैसे हम हमेशा बताते हैं, हमारा सा एक कंसेप्ट है कि जो हमारी लायबिलिटी है, ये लायबिलिटी साइड है ना, ये लायबिलिटी साइड बढ़ रही है तो इसका मतलब है इनफ्लो हो रहा है मनी का, इनफ्लो ऑफ मनी। कब? जब जब हमारी ये लायबिलिटी साइड बढ़ती है। अब लायबिलिटी साइड बढ़ती है तो बढ़ने पर तो करंट लायबिलिटी बढ़ती है, पीएल बढ़ता है, लॉन्ग टर्म लोन्स बढ़ते हैं, तो कोई भी चीज बढ़ रही है तो पैसा आ रहा है। चाहे वो शेयर बढ़ रहे हैं, चाहे वो लोन बढ़ रहा है, चाहे वो प्रॉफिट बढ़ रहा है, चाहे वो करंट लायबिलिटी बढ़ रही है, सभी सिचुएशन में हमारे पास इनफ्लो ऑफ मनी आ रहा है। जबकि इसका अपोजिट असेट साइड बढ़ रही है तो हमारा आउटफ्लो ऑफ मनी हो रहा है। बाकी लायबिलिटी डिक्रीज हो रही है यानी कि मनी का आउटफ्लो हो रहा है, ऐसे ही असेट्स डिक्रीज हो रही हैं, इसका मतलब है मनी का इनफ्लो हो रहा है। लॉजिक से पढ़ते चले जाइए, आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, थोड़ा कम समझ में आए तो एक बार आप कैश बजट को एक बार पूरा पढ़ लेंगे रिसीप्ट एंड पेमेंट मेथड से। उसके अलावा फिर आप थोड़ा सा मेरी वीडियोस पढ़ी हुई हैं, उसमें आप देख लेना कैश फ्लो, फंड फ्लो, वो भी आपको प्रिपेयर करना ही है। तो कैश फ्लो, फंड फ्लो को जब आप तैयार कर लेंगे, उसके बाद जब इस पर आएंगे तो आपकी समझ में आएगा कि मैं क्या कहना चाह रहा था। ठीक है, आइए इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है। फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन प्रिपेयर अ कैश बजट बाय द एडजस्टेड प्रॉफिट एंड लॉस मेथड। तो एडजस्टेड प्रॉफिट एंड लॉस मेथड से ये आपको बैलेंस शीट दी हुई है दिसंबर 2004 की। ठीक है, लायबिलिटी दी हुई है, असेट्स दी हुई हैं, लायबिलिटी दी हुई है, असेट्स दी हुई हैं। एक मेथड तो यह है कि इस बैलेंस शीट को दोबारा से रिवाइज कर दूं, यानी एडजस्टेड बैलेंस शीट मेथड के थ्रू मैं कैलकुलेट कर लूं कि मेरे पास कितना पैसा बचेगा, और दूसरा है एडजस्टेड पीएल अकाउंट के थ्रू मैं ये कैलकुलेट करूं कि मेरे पास कितना पैसा है, कितना पैसा आया, कितना पैसा गया और कितना पैसा मेरे पास बचा। देखिए क्वेश्चन। तो सबसे पहले एक फोरकास्टिंग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट दिया हुआ है, इसके थ्रू हम समझेंगे इस पूरे क्वेश्चन को। अगर हम समझें तो सबसे पहले इसमें से एक प्रॉफिट को बाहर निकाल लीजिए। प्रॉफिट आप ध्यान दें तो प्रॉफिट एक तो नेट प्रॉफिट है 65,600 और एक प्रॉफिट है 61,600। मर्जी आपकी है, कोई सा भी ले लीजिए, जैसा आप लेंगे वैसा मैं उसके साथ ट्रीटमेंट करूंगा। ठीक है, जैसे हमने यहां प्रॉफिट लिया हुआ है 65,600 रुपए, 65,600 रुपए। तो यदि 65,600 रुपए ले रहा हूं तो केवल डिविडेंड का पेमेंट शो करूंगा, प्रोविजन शो नहीं करूंगा, क्योंकि मैंने इसके अंदर डिविडेंड का प्रोविजन शो नहीं किया है, प्रोविजन बिना काटे लिया है, तो केवल पेमेंट ऑफ डिविडेंड लूंगा, पैसा केवल गया। और यदि मैं इसको काट कर लेता 61,600 तो मैं यहां पर प्रोविजन फॉर डिविडेंड भी लेता, प्रोविजन फॉर डिविडेंड भी लेता। जैसे इस क्वेश्चन में देखिए, इसमें एक अमाउंट है इनकम टैक्स। तो इनकम टैक्स में अब दो तरीके हैं, इनकम टैक्स का मैं पहले प्रोविजन बनाऊं और फिर पेड करूं। बाकी जरूरत क्या है कि पहले इनफ्लो और आउटफ्लो चेक करूं, मैं तो नेट चेक कर रहा हूं ना मैं इनफ्लो में डाल रहा ना आउटफ्लो में डाल रहा। तो मैंने ऐसी चीजों को छोड़ दिया है जो चीजें दोनों जगह आएंगी, तो एक एक जगह का लेना है मुझे। तो आइए इस पूरे सिस्टम में क्या क्या है। एक तो आपको जब ये नेट प्रॉफिट आपने 65,600 रुपए का निकाला तो आपके पास इनफ्लो हुआ मनी का, लेकिन आपने इसमें 8,800 रुपए का डेप्रिसिएशन काट दिया। तो डेप्रिसिएशन काटने के कारण मेरा प्रॉफिट कम हो गया।
जबकि डेप्रीशिएशन से मनी का आउटफ्लो हुआ ही नहीं था। तो वापस मुझे ये 8,800 रुपए ऐड करने हैं डेप्रीसिएशन के। क्लियर है? इसके बाद एडमिनिस्ट्रेटिव एंड सेलिंग एक्सपेंसेस, ये आपने खर्च किए ही होंगे। इनकम टैक्स मैंने आपको समझा ही दिया, इंटरेस्ट भी आपने पेड किया ही होगा। लॉस ऑन सेल ऑफ प्लांट, अब लॉस ऑन सेल ऑफ प्लांट, लॉस हुआ है तो मनी का आउटफ्लो थोड़ी हुआ है। बिल्डिंग बेची होगी तो पैसा आया होगा, तो उसके लॉस से पैसा गया नहीं है, तो इसलिए आपने इसको प्रॉफिट में से काट दिया था। मुझे इसमें वापस जोड़ना पड़ेगा लॉस ऑन सेल ऑफ फिक्स असेट्स, ये रहा लॉस ऑन सेल ऑफ प्लांट 3200 रुपए। ध्यान से पढ़िए, हर चीज कवर करनी है, कोई चीज छोड़नी नहीं है। तो ये पॉइंट्स मेरे कवर हो गए। इसके क्रेडिट साइड में पहुंच जाऊं तो प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट 800 रुपए, 800 रुपए का मुझे प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट। अब जो आपने इन्वेस्टमेंट बेचा उससे तो सीधा सीधा पूरा पैसा आया, तो फिर ये प्रॉफिट अलग से कैसे आया? तो ये प्रॉफिट जोड़ने से आपका प्रॉफिट बढ़ गया, आपके पास कैश बढ़ गया। आपका कैश दो जगह बढ़ गया, एक तो आपने कहा प्रॉफिट हो गया और एक कह रहे हैं आपने सेल किया। अरे जब आपने सेल किया तो वहां पूरा पैसा आया तो सही, तो जो प्रॉफिट में आपने ये कैश जोड़ रखा है वहां से माइनस कर दीजिए। 800 रुपए ढूंढ लीजिए, माइनस में मिलने चाहिए मुझे प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट। एक एक पॉइंट को समझिए कि पैसा आया और पैसा गया। तो इस प्रॉफिट में हमने जो चीजें माइनस की हुई थी लेकिन मनी का आउटफ्लो नहीं हुआ, मैंने वापस जोड़ दिया। जितनी चीजें इसमें जुड़ी हुई थी लेकिन कैश अलग से कुछ आया नहीं, तो वो मैंने माइनस कर दिया। ठीक है, तो इसके अंदर एक तो पेमेंट ऑफ डिविडेंड था जो माइनस किया है, एक प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट हो गया, बाकी इसमें कुछ नहीं है। अब नीचे आ जाइए, नीचे क्या कह रहा है, थोड़ा सा ऊपर की डिटेल हम पढ़ेंगे। वो कह रहा है एक न्यू प्लांट कॉस्टिंग ₹32,000 वाज परचेज। अब अगर आप प्लांट खरीदेंगे तो पैसा आएगा जाएगा, पैसा चला जाएगा। तो 32,000 रुपए आप ढूंढ लीजिए कि प्लांट के थ्रू आपके पास से 32,000 रुपए चले गए। खरीदोगे तो पैसा जाएगा, बेचोगे तो पैसा आएगा। और प्रॉफिट एंड लॉस से ना तो इनफ्लो होता है ना आउटफ्लो होता है, क्योंकि हम लॉस को पीएल से काट देते हैं इसलिए वापस जोड़ देते हैं, लॉस को प्लस करते हैं इसलिए यहां से माइनस कर देते हैं। अब नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन में। वो कह रहा है एन ओल्ड प्लांट, एक पुराना प्लांट था जिसकी कॉस्ट 20,000 रुपए थी। पुराना प्लांट जिसकी कॉस्ट 20,000 रुपए की थी, जो 16,800 रुपए का जिस पर डेप्रिसिएशन लग चुका था, जिसको हमने बेच दिया 4,000 रुपए में। देखिए 24,000 की कोई चीज थी, 16,800 की वो घिस चुकी है, 4 की मैंने बेची, तो इस हिसाब से मुझे मिलते हैं टोटल 20,800। पहले तो देखिए बेची कितने की, 4,000 की। पहले इनफ्लो ले लीजिए 4,000 रुपए, सेल ऑफ प्लांट 4,000। ठीक है जी। अब लॉस कितने का हुआ, प्रॉफिट कितने का हुआ, वो मैंने ऊपर ऑलरेडी डाला ही था, लॉस ऑन सेल ऑफ प्लांट, तो इसकी मुझे कोई खास जरूरत नहीं है। चाहो तो आप चेक कर लीजिए। ऊपर लॉस था 3200 रुपए का और 16,800 का लगा डेप्रिसिएशन, टोटल हो गया 20,000 रुपए। 4 का बेच दिया, टोटल हिसाब हो गया 24,000 रुपए। अब नेक्स्ट चलता हूं, इन्वेस्टमेंट। 4,000 रुपए की कॉस्ट का इन्वेस्टमेंट 4,800 रुपए में बेचा, तो 800 रुपए का प्रॉफिट मैंने हटा दिया था। लेकिन आपने कितने में बेचा, 4,800 रुपए में, तो 4,800 रुपए आपके पास आने चाहिए। ढूंढो, मिलेंगे आपको 4,800 रुपए। सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट 4,800 रुपए। सेल करने से पैसा आ रहा है क्योंकि असेट्स कम हो रही है। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन के अंदर। वो कह रहा है साल के लास्ट में डेटर 33,280 के हैं, जबकि पहले डेटर कितने के थे, पहले डेटर बैलेंस शीट में 19,600 के हैं, यानी डेटर बढ़ गए, असेट्स बढ़ गई। असेट्स बढ़ेंगी तो फंड्स जाएंगे आपके पास। इंक्रीज इन डेटर यानी माइनस, इंक्रीज इन डेटर यानी 33,280 में से 19,600 आप घटा दीजिए, यानी इंक्रीज इन डेटर, यानी कि आपके पास से कैश कम हो गया। जितनी ज्यादा असेट्स बढ़ती जाएंगी आपके पास से कैश कम होता जाएगा। ठीक है बेटा, नेक्स्ट आप पढ़िए। डेटर के बाद स्टॉक, स्टॉक 37, जबकि ऊपर था 24, यानी स्टॉक भी बढ़ा। कितना स्टॉक बढ़ा आप देख लीजिए, जितना स्टॉक बढ़ा 12,240 रुपए, यानी कि यहां से भी मनी का आउटफ्लो हुआ, मनी का आउटफ्लो हुआ। तो जो जो आउटफ्लो होता जा रहा है वो मैं यहां लिख रहा हूं, इनफ्लो होता जा रहा है यहां लिखते जा रहा हूं। कोई भी पॉइंट को हम एस्केप नहीं करेंगे सो दैट कि कहीं मिस्टेक हो जाए। पॉइंट हो गया क्रेडिटर। क्रेडिटर लायबिलिटी साइड है, बढ़ेंगे तो प्लस में आएंगे, घटेंगे तो माइनस में आएंगे। आइए देखते हैं। क्रेडिटर 40,000 के हैं अब, जबकि पहले क्रेडिटर थे 26,920 के, यानी कि क्रेडिटर बढ़ गए। देखना बैलेंस शीट में क्रेडिटर पहली बैलेंस शीट में है 26,920 और आज है 40,000, तो हमारे
जो क्रेडिटर हैं वो बढ़ गए, पैसा आ गया। इंक्रीज इन क्रेडिटर, इंक्रीज इन क्रेडिटर यानी 13,080 रुपए के क्रेडिटर बढ़ गए, लाइबिलिटी बढ़ गई, पैसा आ गया। क्रेडिटर के बाद है डिबेंचर। आज डिबेंचर 20,000 रुपए के हैं, जबकि पहले डिबेंचर थे 29,400, 29,400। देखो बैलेंस शीट में डिबेंचर लिखे हुए हैं लाइबिलिटी में 29,400 के, जबकि वो नीचे कह रहा है कि अब बचे हैं 20,000 के। इसका मतलब है 9,400 रुपए के डिबेंचर का आपने पेमेंट कर दिया, लाइबिलिटी कम हो गई तो रिडेम्पशन हो गया, पैसा चला गया। ढूंढ लीजिए 9,400 रुपए रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर, रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर। इसके बाद शेयर कैपिटल आप नीचे देखें 70,000 की है, जबकि बैलेंस शीट के अंदर देखूं शेयर कैपिटल तो 50,000 की है, यानी 20,000 रुपए के शेयर इशू किए, पैसा आ गया आपके पास, तो पैसा आ गया आपके पास। पुरानी बैलेंस शीट में चेक कीजिए कैश कितने का है, 7,360 का, तो ओपनिंग बैलेंस 7,360, जिसमें ये सारा पैसा आया यानी 1,19,480 रुपए आपके पास आए, यानी टोटल रिसीप्ट आपके पास हो गया 126,840 की टोटल रिसिप्ट हो गई। ये टोटल पेमेंट किया आपने, पेमेंट माइनस कर दिया यानी 72,120, 1,26,840 में से, तो आपके पास क्लोजिंग बैलेंस ऑफ कैश बचा 54,720। तो ये हो गया मेरा एडजस्टेड पीएल अकाउंट। क्वेश्चन को बारीकी से देखिए कि सभी एडजस्टमेंट को मैंने ले लिया है, सभी एडजस्टमेंट से जो असेट्स बढ़ रही थी घट रही थी उनसे किस तरह से मनी का इनफ्लो आउटफ्लो हो रहा था हम ले रहे थे। अब एक दूसरा मेथड है इसी क्वेश्चन को सॉल्व करने का। ये क्वेश्चन था मेरे पास, हमने इसमें ये पीएल अकाउंट तैयार कर लिया, तैयार है मेरे पास। अब मैं इससे आपको तैयार कराता हूं बैलेंस शीट। क्या तैयार करता हूं? बैलेंस शीट। क्वेश्चन पर आप दोबारा से फोकस कीजिए और बैलेंस शीट पढ़िए, बैलेंस शीट में क्या क्या है। क्वेश्चन सेम टू सेम है, इसी क्वेश्चन को एक नए मेथड से यानी एडजस्टेड यानी फोरकास्टेड बैलेंस शीट, नई बैलेंस शीट बना रहा हूं, पुरानी बैलेंस शीट से नई बैलेंस शीट बना रहा हूं, और जो डिफरेंस है वो कैश होगा। ठीक है, इसलिए करा रहा हूं मैं इसी क्वेश्चन से बैलेंस शीट, जिससे कि आपको पता चल जाए कि इस मेथड से करूं चाहे इस मेथड से करूं, आंसर सेम ही आना है। ठीक है, दोनों मेथड आपको करने आ जाएंगे। इस मेथड के थ्रू हमने प्रॉफिट से कैलकुलेशन की थी, यहां पर हम बैलेंस शीट में बैलेंस शीट के थ्रू करेंगे। बैलेंस शीट में जो जो बदलाव हो रहा है पहले बैलेंस शीट में वो चेंज डाल दीजिए। अब ये भी आपने नीचे पढ़ी थी चीजें कि क्या क्या चेंज हो रही थी नीचे की साइड में, उन्हें देखिए। सबसे पहले उन्होंने कहा डेटर अब 33,280 के हैं, तो बैलेंस शीट में लिख लीजिए डेटर 33,280 रुपए के। आपने कहा स्टॉक 37, तो स्टॉक का लिख लीजिए 37। आपने कहा क्रेडिटर 40, तो क्रेडिटर को लिख लीजिए यहाँ 40। आपने कहा डिबेंचर 20, तो डिबेंचर लिख लीजिए 20। शेयर कैपिटल 70, तो शेयर कैपिटल लिख दी मैंने 70। तो सबसे पहले मेन जो मेरे पास था मैंने उसको लिख दिया। अब क्वेश्चन पूरा सॉल्व करना पड़ेगा। यहाँ तो आधे में काम चल गया, लेकिन यहाँ पूरा करना पड़ेगा, क्योंकि अब बची कितनी ये मुझे कैलकुलेट करनी पड़ेगी। एक एक करके सब चीजें लेता हूं। सबसे पहले ले लीजिए आप कैश, तो मुझे बैलेंसिंग से मिलेगा। ये जो कैश एट बैंक है ये मेरे पास बैलेंसिंग फिगर होगी। ये कैलकुलेट नहीं करूंगा मैं, इसे कैलकुलेट करूंगा तो फिर इस मेथड से कैलकुलेट करूंगा। ये तो डिफरेंस में अपने आप कैश आ जाएगा। भाई लायबिलिटी साइड का टोटल असेट साइड के बराबर आना चाहिए, जितना डिफरेंस है वो कैश एट बैंक होगा, और इधर आ गया तो ओवरड्राफ्ट होगा। आइए क्वेश्चन में पहले पॉइंट से, डेटर मैंने डाल दिया, स्टॉक मैंने डाल दिया। ठीक है, 2 पॉइंट डालती हैं। अब है इन्वेस्टमेंट। इन्वेस्टमेंट 40,000 का है बैलेंस शीट में। अब नीचे एडजस्टमेंट में देखें तो एक इन्वेस्टमेंट है जो 4,000 रुपए का था, वो मैंने 4,800 का बेच दिया। तो बेच कितने में भी दो, उससे मुझे क्या मतलब, मेरा इन्वेस्टमेंट 40 का था, इसमें से 4 का बेच दिया, तो मेरा इन्वेस्टमेंट बचना चाहिए 36,000 रुपए का। ठीक है, तो 36,000 रुपए का आप इन्वेस्टमेंट लिख दीजिए। हो गया इन्वेस्टमेंट, पॉइंट टू पॉइंट डाल दीजिए। इन्वेस्टमेंट के बाद है प्लांट। प्लांट पर आपको मेहनत करनी पड़ेगी, प्लांट की कैलकुलेशन आपको समझनी होगी। प्लांट कॉस्ट 88,000 रुपए, कॉस्ट पर ध्यान देना, कॉस्ट बिना डेप्रिसिएशन काटे 88,000 रुपए का था, और प्लांट इसमें से 24,000 रुपए का 24,000 रुपए का प्लांट हमने इसमें से बेच दिया। ठीक है, और 32,000 का खरीद लिया। सीधा सीधा दिया हुआ इसमें, तो भाई 24 का तो बेच दिया था आपने, एक प्लांट 24,000 वाला जिसका डेप्रिसिएशन कॉस्ट तो 24 थी ना, तो पूरा 24 का। तो ये तो आपने सेल कर दिया, ये आपने खरीद लिया, तो नेट काट कर बताइए कितने का बचा। देख लीजिए 32 में से 24 घटा दीजिए, 12 4 8 8 ये बच गए, और 88
8 और 8 16 यानी 96, ये 96 का हो गया प्लांट। देख लीजिए, समझ लीजिए, ये तो अकाउंट आपको डिफरेंट मेथड से पढ़े ही होंगे, कैश फ्लो में भी पढ़े, फंड फ्लो में भी पढ़े। वैसे भी आपको अकाउंट है कि भाई 88 का था, ये बेच दिया, खरीद लिया, कितने का होना चाहिए 96 का। तो प्लांट हो गया, यानी असेट साइड के सभी आइटम हो गए, केवल एक आइटम को छोड़कर कैश, जो कि वर्किंग नोट से आएगा। नेक्स्ट, इधर क्रेडिटर हो चुका, डिबेंचर हो चुका, अब हमारे पास है एक्यूमुलेटेड डेप्रीशिएशन। इस पर ध्यान दीजिए, डेप्रीशिएशन पहले 20,000 रुपए का था। कितने का था? 20,000 रुपए। ध्यान होगा, जो नया डेप्रीशिएशन लगाते हैं वो प्लस कर देते हैं। इस साल हमने डेप्रीशिएशन लगाया था, इसके अंदर बैलेंस शीट में, इसमें पीएल में होगा, देखो डेप्रीशिएशन लगाया था 8,800 रुपए। तो जितना डेप्रीशिएशन लगाते जाएंगे डेप्रीशिएशन बढ़ता जाएगा, और जिस असेट्स को आप बेच देते हैं उसके हिस्से का टोटल डेप्रीशिएशन माइनस हो जाएगा। तो आपने एक प्लांट बेचा था जो 24,000 का था, जिसपे 16,800 रुपए का डेप्रीशिएशन लग चुका था, तो डेप्रीशिएशन साथ चला जाएगा उसके। तो 20,000 में 8,800 जोड़ दो और 16,800 घटा दो, तो 16 में से 8 गए 8, 8 घटा दो, तो ये 12,000 रुपए का आपके पास हुआ डेप्रीसिएशन। अब देख लीजिए क्वेश्चन में कहीं कोई कंफ्यूजन ना हो। अब आ जाइए पीएल पर। पीएल पर देखूं मैं तो मेरे पास प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में कितना पैसा है, उसके अकॉर्डिंग हम इस पूरे क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं। ठीक है बेटा, तो पीएल में है मेरे पास, यहां हम सॉल्व तो कर रहे थे क्वेश्चन को पीएल में। ये हमारा नेट प्रॉफिट है 65,600 रुपए का, बजटेड प्रॉफिट है ना, बजटेड प्रॉफिट है 65,600 रुपए का। अब इसे कैलकुलेट कर लीजिए बस। ये एसेट साइड के चारों आइटम हो गए, ये लायबिलिटी साइड के आइटम्स हो चुके हैं, और अब आप इसके अंदर से पीएल को चेक कर लीजिए कि पीएल किस तरह से हम इसके अंदर कैलकुलेट कर रहे हैं। तो आइए अमाउंट जोड़ना शुरू करो। इसके अंदर हमने जो एडजस्ट कर लिए उसको काटकर जो डेप्रीशिएशन निकल, मतलब पीएल निकल कर आ रहा है हमारा 1,15,000 रुपए। देखिए ये 65,600 रुपए का, तो ये पीएल है हमारे पास 65,600 रुपए। कहां गया ये 65,600 रुपए। इसके बाद जो इसके अंदर चीजें नहीं जुड़ी हुई थी या जो चीजें काटी हुई थी उन्हें वापस जोड़ दो। ठीक है बेटा, या आप ऐसे ले लीजिए, मैं आपको समझाता हूं। देखिए यहां पर सॉल्व कर लीजिए, मैं इधर आ जाता हूं, यहां सॉल्व कीजिए। देखिए यहां पर पीएल 65,600 रुपए तो आपने अब कमाए, 65,600 रुपए कमाए, लेकिन इसमें से एक डिविडेंड और था जो हमने देना चाहिए था, है ना। डिविडेंड देखो कितने पैसे का है, क्योंकि डिविडेंड काट के अमाउंट लेनी है। वैसे वो 61,600 रुपए डायरेक्ट लिख सकते हैं कि हमारा जो प्रॉफिट है हमारे पास इस समय वो 61,600 रुपए है, सही है। और पुराना प्रॉफिट है 53,400, 53,400। तो जोड़ लीजिए 600 और 400 1,000, 3 और 1 4 और 1 5, 6 और 5 11 और 1 12, नहीं 6 और 5 11 ही होंगे, 12 का होंगे बेटा, 1,15,000। दोबारा देख लीजिए कि भाई हमारा प्रॉफिट 65,600 है, लेकिन डिविडेंड काटे बिना, क्योंकि जो आप बैलेंस शीट बनाते हैं तो उसमें प्रॉफिट लिखते हैं। प्रॉफिट कहां से लिखते हैं? जो नेट प्रॉफिट सब कुछ काट पीट कर आता है वही तो लिखेंगे बैलेंस शीट में। तो काट पीट का प्रॉफिट कितना आ रहा है? 61,600 रुपए। और पुराना प्रॉफिट ऑलरेडी 53,400 पड़ा ही है, टोटल 1,15,000 रुपए। तो 1,15,000 रुपए का प्रॉफिट मैंने जोड़ दिया, आ गया 2,57,000 रुपए, 2,57,000। टोटल बोथ साइड से इक्वल होना चाहिए, ये सब चीजें घटाई तो डिफरेंस आ गया 54,720। आराम से देखिए क्वेश्चन में, वरना गलती हो जाती है। जैसे मैं ये पीएल देख रहा था, मैं कह रहा कहां गया, मैंने बैलेंस शीट पर ध्यान नहीं दिया कि पीएल इसमें बैलेंस शीट में भी तो है हमारे पास 53,400 का। तो 53,400 का तो प्रॉफिट ये था और यहां से था, तो टोटल करके 1,15,000। तो क्वेश्चन को समझिए बारीकी से, जितना आप क्वेश्चन पर ध्यान देते जाएंगे वो आपकी समझ में आ जाएगा। बैलेंस शीट के थ्रू आप समझ सकते हैं, पीएल के थ्रू आप समझ सकते हैं, दोनों मेथड। भाई रिसीप्ट एंड पेमेंट अकाउंट के थ्रू तुमने बहुत क्वेश्चन किए हैं। तो बजट एक बड़ा कंसेप्ट है। सेल्स हो गया, मैंने बताया ना, सेल्स से प्रोडक्शन, प्रोडक्शन से परचेज, ओवरहेड बजट। बजट बनाने के लिए बहुत सारे बजट है हमारे पास, लेकिन जनरली जो यूज होते हैं, जिनका न्यूमेरिकल पोर्शन यूज होता है, वो न्यूमेरिकल पोर्शन में कैश बजट। अब कैश बजट के भी 3 मेथड, जिसमें जो मेन मेथड है सबसे पहला रिसीप्ट एंड पेमेंट, वही इंपॉर्टेंट है। ये जनरली नहीं आते हैं, लेकिन फिर भी हमें आने चाहिए, क्योंकि हमें अकाउंट्स की परफेक्ट नॉलेज होनी ही चाहिए। तो आई थिंक, मुझे लगता है कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो को लाइक करें और मिलते हैं हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में और अच्छे न्यूमेरिकल्स को लेकर आते हुए। थैंक यू।